बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात के 3 बजे का वक्त था जब मेरे घर का दरवाज़ा बड़ी ज़ोर से बजा। मेरी बेटी मेरे बराबर में सो रही थी। दरवाजे की दस्तक पर उठकर बैठ गई। हम माँ बेटी अकेले ही अपने घर में रहते थे। रात के इस पहर दरवाजे की ज़ोरदार दस्तक ने हमें परेशान सा कर दिया था। इस वक्त कौन हो सकता, दिल में खौफ सा उठा कि हम माँ बेटी अकेले ही तो घर में होते हैं और आज से पहले कभी इस वक्त हमारे घर का दरवाज़ा नहीं बजा था। लेकिन फिर ये सोच कर तसल्ली होगी कि पूरे मोहल्ले वाले बहुत अच्छे थे और मेरा सबसे मेल जोल भी है। हो सकता है किसी के घर में मजबूरी आन पड़ी हो। मैं उठकर बैठ गई। सर्दियों की रातें थी और महीना भी जनवरी का। सर्दी अपनी अरूज पर थी और इस वक्त रज़ाई से बाहर निकलकर सहन में जाना एक बहुत बड़ी आजमाइश लग रही थी कि दरवाजे पे फिर जोर से खटका हुआ। मैं बमुश्किल रज़ाई से खुद को बाहर निकाला और गर्म शाल से खुद को लपेटा। मेरी बेटी कहने लगी, अम्मी आपके साथ मैं भी बाहर चलती हूँ। मैंने अपनी बेटी को मना किया और खुद कमरे से बाहर आ गई। सहन बिल्कुल अंधेरा था। मैंने एक छोटा सा बल्ब रोशन किया। यख हवाओं ने मुझे कांपने में मजबूर कर दिया। मैं चादर से अपना चेहरा तक छिपा लिया क्योंकि पल भर में ही मेरा चेहरा ठटक सा गया था। मैं तेज कदम उठाती बाहर मीन तक पहुंची। मैंने पूछा कि कौन है, तो एक शख्स ने कहा मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मुझे वालदा का गुस्ल करवाना है। मैंने सोचा कि ये कैसा अजीब शख्स है, ये तो को वो मुझसे ये सुबह भी काम करवा सकता था। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला और कुछ बुलंद लहजे में पूछा, ये कौन सा वक्त है मैयत को गुस्ल देने का? कल सुबह आना। मेरी बात सुनकर वो शख्स कहने लगा, मेरी माँ को एक ख़तरनाक मोहलक बीमारी थी, इसलिए उनके चेहरे की रंगत बदलने लगी। आप मेरी वालदा को गुस्ल दे दें, मैं जल्दी दफनाना चाहता हूँ। मैं मुर्दों को गुस्ल देने का काम करती थी, लेकिन मेरे पास ये काम रोज़ नहीं आता था। लेकिन अगर आता भी था तो दिन के वक्त ही आता था। आज से पहले रात के इस पहर किसी ने मुझसे गुस्ल नहीं करवाया था। मैंने दरवाज़ा खोला। सामने खड़ा शख्स 30 साल का नौजवान था। चेहरे पर बदहवासियाँ छाई हुई थी और परेशान भी बहुत लग रहा था। मैंने कहा कि तुम सुबह का इंतजार तो कर लेते, इतनी जमा देने वाली सर्दी में इस पहर तुम्हें क्या जल्दी है? लेकिन वो कहने लगा कि मेरी वालदा को एक मोहलक बीमारी थी। अब उनका चेहरा स्याह होने के साथ साथ पेट भी फूल रहा है। न जाने सुबह तक इनकी क्या हालत हो जाए। इन्हें ज़्यादा देर तक यूं ही नहीं रख सकते। आप अगर इन्हें गुस्ल दे दे तो मैं इनकी तदफीन भी बहुत जल्दी कर दूंगा। मैंने कहा कि इस वक्त तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मैंने आज तक अपनी बेटी को रात के इस वक्त अकेला नहीं छोड़ा था। फिर इस सर्दी में, इस वक्त सी सर्दी के मारे मेरे दांत बज रहे थे और फिर गुस्ल देने के लिए पानी का इस्तेमाल करना मौत के मुतरादफ लग रहा था। लेकिन वो शख्स मेरी मिन्नत समाजत करने लगा, खदारा इनकार मत करे, सुबह होने से पहले मुझे हर हाल में अपनी वालदा को दफनाना है। मैंने इतनी देर ऐसे नहीं रख सकता। आप मेरे साथ चलें। मैं आपको इस वक्त गुस्ल देने के लिए 10,000 रुपया दूंगा। इसकी बात सुनकर तो मैं हैरान से इसे देखने लगी। मुर्दा औरतों को गुस्ल देने का काम मेरा खानदानी काम था। मैं कम उम्री में ही अपनी वालदा के साथ मुर्दा औरतों का गुस्ल दिया करती थी। शादी के बाद भी ये काम जारी ही रखा क्योंकि मेरे शोहर की इतनी अच्छी आमदनी न थी, इसलिए मैं बहुत जल्दी पूरे मोहल्ले में अपने इस काम के लिए मशहूर हो गई थी। मोहल्ले में जब भी किसी औरत का इंतकाल होता तो लोग मुझे ही बुलाते। वक्त यूं ही गुजरने लगा। जब मेरा शौहर हयात था ये काम मैं बस यूं ही कर दिया करती थी क्योंकि हमारे मोहल्ले में कोई भी गुस्ल देने वाली औरत नहीं थी। लेकिन मैं ये काम आसानी से कर देती। मेरी वालदा ने भी यही काम किया था और मैं शादी से पहले अपनी वालदा के साथ मिलकर मुर्दा औरतों को गुस्ल दिया करती थी। इसलिए मेरा हौसला इस मामले में बहुत ज़्यादा था। लेकिन शोहर के वफ़ात के बाद तो ये काम जैसे मुझे मजबूरी बन गया था क्योंकि शोहर के वफ़ात के बाद घर के हालात बिगड़ते ही चले जा रहे थे। मेरे शोहर के इंतकाल को 2 साल बीत चुके थे। मेरी बेटी अब 18 साल की हो चुकी थी। वो मेरी इकलौती बेटी थी। बस एक घर ही मेरा अपना ज़ाती था। घर के अखराजात मुझे खुद ही उठाने पड़ते थे। मेरे काम की नोयत कुछ ऐसी थी कि रोज़ रोज़ मेरे पास गुस्ल देने का काम कम ही आता था और लोग गुस्ल देने वालों को देते ही क्या, मुझे पैसे भी इतने मिलते थे कि मेरी ज़रूरत से बेहद कम थे।
पर मुझे इसके अलावा कोई दूसरा काम भी तो नहीं आता था। मेरी बेटी ने 12वीं तक तालीम हासिल की, अब वो ट्यूशन पढ़ा लिया करती थी। इस तरह हम माँ बेटी का गुजारा बसर अच्छा हो रहा था। और अब 10,000 का सुनकर मैंने इसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि मेरा अब जरिया माश यही था। मैंने इस लड़के को इंतजार करने के लिए कहा और अंदर कमरे में आ गई। मेरी बेटी पूछने लगी कि अम्मा बाहर कौन आया था। मैंने कहा कि एक नौजवान की वालदा का इंतकाल हो गया, वो कहता है कि इन्हें गुस्ल दो। मैंने अलमारी से अपनी गर्म स्वेटर निकालते हुए अपनी बेटी को मतला किया कि वो कहने लगी कि रात के इस पहर आप कहाँ इस नौजवान के साथ जा रही हैं। मैं इसे इनकार कर दी। मैंने कहा अगर मैंने इनकार कर दिया तो वो ये काम किसी और से करवा लेगा, और तुम जानती हो हमें पैसों की कितनी अशद ज़रूरत है। घर का सारा राशन ख़त्म हो चुका है और वो भी मुझे इस काम के 10,000 दे रहा है। मैंने इनकार कर दिया तो उसे तो और भी गुस्ल करने वाली मिल जाएंगी, लेकिन मुझे दोबारा ये मौका न जाने कब मिलता। तुम बस दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर लो। मैंने गर्म स्वेटर पहना और इस पर शाल ओढ़ी और इस नौजवान के साथ चली गई। वो मुझे अपनी गाड़ी में बिठा कर ले गया। जहाँ इसकी गाड़ी जाकर रुकी वहाँ अच्छे घर बने हुए थे। मैं इस नौजवान के साथ जब इसके घर दाखिल हुई, उस वक्त इसके घर में इसकी बीवी और बच्चे मौजूद थे, जो कि इसकी वालदा के मर जाने पर रो रहे थे। लेकिन इनके अलावा और कोई नहीं था, कोई पड़ोसी ना ही कोई रिश्तेदार। इस नौजवान ने अपनी बीवी को इशारा किया तो वो मुझे इस मैयत के कमरे में ले गई। वहीं पीछे एक गैलरी नुमा जगह बनी हुई थी जहाँ लॉन्ड्री एरिया बना हुआ था। मैंने वहीं से उसे गुस्ल देने लगी, लेकिन मेरे लिए हैरान कुन बात यह थी, इस औरत का चेहरा ना तो स्याह था और ना ही इसका पेट फूला हुआ था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इस औरत के बेटे को दफनाने की क्या जल्दी थी। इसकी बीवी ने मुझे गर्म पानी कर दिया और मैं अपना काम मुकम्मल कर दिया और कमरे से बाहर आ गई। इस नौजवान ने मुझे 10,000 दिए, जो कि हमारे बीच तय हुआ था। मैं 10,000 देखकर खुश हो गई थी। इस नौजवान ने एक पर्ची अपनी जेब से निकाल दी और कहा कि अगर ये पर्ची आप मेरी वालदा के कफन के साथ बांध दें तो मैं आपके 50,000 दूंगा। ये सुनकर तो मेरा हैरत से मुंह खुले का खुला रह गया। बस इतने से काम में वो मुझे 50,000 रुपया दे रहा है। लेकिन वो पर्ची थी क्या? मैंने कहा इस पर्ची में क्या है जिसे कफन में बांधने के लिए तुम इतनी बड़ी रकम दे रहे हो? जो रात इस शख्स ने मुझे कफन में पर्ची बांधने का बताया सुनकर मेरी अक्ल दंग रह गई। मैं बेयकीन से फटी फटी आंखों से उस नौजवान को देख रही थी जिसने मुझ पर एक अजीबोगरीब इंकशाफ किया था। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं आया। ऐसे कैसे मुमकिन है? ये सब बातें तो अल्लाह के हाथ में है। वो कहने लगा कि आप मेरी बात को आजमा लें और ये बात हर बार ही सच्ची साबित होगी। मैंने इस पर्ची में एक शख्स का नाम लिखा है। ठीक 4 दिन बाद आपको उस शख्स की मौत की अंदिया मिल जाएगा। मैं अजीब सी कश्मकश का शिकार हुई। वो शख्स अपनी ज़ुबान पर भी कायम था, बहुत मुतमिन दिख रहा था। मैंने इसके हाथ से वो पर्ची ली और अंदर कमरे में चली गई और इसकी वालदा के कफन के साथ पर्ची को बांध दिया। जैसे ही मैं बाहर आई उस शख्स ने मुझे 50,000 रुपये दे दिए। मेरी आंखें इस 50,000 को देख के चमक गई थी। मुझे आज तक किसी मैयत को न लाने के इतने पैसे नहीं मिले थे। वो शख्स मुझे मेरे घर छोड़ आया। जब मैं घर आई तो मेरा चेहरा खुशी से दमक रहा था। मेरी बेटी मेरी खुशी की वजह पूछने लगी। मैंने इसे सब जब 60,000 दिखाए तो वो भी मुझे हैरत से देखने लगी कि अम्मी इतने पैसे आपके पास आए कहाँ से? मैंने सब कुछ साफ साफ बता दिया। मेरी बात सुनकर वो भी यकीन नहीं कर रही थी। जो बात वो कह रहा था ये तो मुमकिन ही नहीं। मैंने कहा मुझे भी इस बात करते बार नहीं था, लेकिन इसने मेरे पैसे मुझे इस काम के दिए। जो भी था वो पैसे मैंने संभाल कर रख लिए, लेकिन इसके बाद तो मेरी किस्मत ही बदल गई। 3 दिन बाद वो शख्स आया और उसके चेहरे पर इतनी खुशी थी कि छुपाई नहीं छुप रही थी। मुझसे कहने लगा मेरा काम हो चुका है। मैंने इसे हैरत से देखा। कहने लगा शहर में मेरा बॉस है जिसने मेरा जीना हराम कर दिया था। आज ही उसके मरने की खबर सुनकर सीधा यहाँ आया हूँ। मैं हैरान और परेशान भी थी। वो शख्स ये कहकर वहाँ से चला गया। ये समझी कि झूठ बोल रहा है। फिर कुछ दिन बाद एक मैयत होगी। मैंने मैयत को नहलाया और एक पर्ची पर मैंने भी एक लड़की के बारे में सोच ही लिया था जो मेरे ही गांव में रहती थी। मेरी बेटी की हम जमात थी। इसने मेरी बेटी को परेशान रखा था।
पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, हर बार पोजीशन लेती थी। मेरी बेटी भी बहुत मेहनत करती, लेकिन वो उस लड़की को हरा नहीं पाती थी। सारा से मुझे चिढ़ थी। मुझे ये लगता था जैसे वो जानबूझकर मेरी बेटी को हराती है। मुझे मेरी बेटी बताती कि वो तमाम टीचर से मेरी बुराई करती है। मैंने एक बार सतारा के सामने जितलाते हुए कहा कि मैं मुर्दों के कफन में जिसके नाम की पर्ची डूसूंगी वो मर जाएगा, और जो मेरी बेटी के पीछे करने की कोशिश करेगा मैं उसे भी नहीं बख्शूंगी। मुझे इस लड़की से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, बस मुझे इस शख्स की बात को आजमाना था। कुछ मुझे इस लड़की पर ज़ाती गुस्सा भी था, और ये भी देखना था कि क्या सच होता है ऐसा कि मैयत के कफन में जिस शख्स का नाम लिखकर बांध देता है वो 4 दिन के बाद मर जाता है। मुझे अब इन 4 दिनों के गुजर जाने का इंतजार था, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब एक बार महल्ले का एक बच्चा हमारे घर आया और कहने लगा सारा आप ही मर गई है। वो रो रहा था, कहने लगा सारा का इंतकाल हो गया। ये खबर मेरे असाब पर धमाके की तरह पड़ी। मैं इस लड़के को बेयकीनी से देख रही थी, वो मुझे गुस्ल के लिए बुलाने आया था। मेरी बेटी ये खबर सुनकर रोने लगी। मैं ये हैरान थी कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। मैं शच सी थी। कुछ पल तो मुझे अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं अपनी बेटी के साथ इस की दोस्त के घर चली गई। उसकी वालदा का रो रो के बुरा हाल था। कुछ पल तो मेरे दिल में अफसोस हुआ, फिर मुझे न जाने क्यों अपना आप मुजरम लग रहा था। मुझे क्या ज़रूरत थी इस लड़की का नाम लिखने की, लेकिन अब क्या हो सकता है, तीर कमान से निकल चुका है। मेरे हाथों की पहली बार लर्जिश सी हुई थी। इस लड़की को गुस्ल देते हुए मुझे अपना आप मुजरम सा महसूस हो रहा। पहली बार मेरे हाथ में बुरी तरह कपकपा रहे थे। मेरा दिल बुरी तरह कांप रहा था। मैं सख्त सर्दी में भी पसीने से शराबूर हो चुकी थी। मुझ पर बदहवासियाँ छाई हुई थी। मेरा जी चाह रहा था कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन ये शायद मेरे इख्तियार में नहीं था। वो लड़की मेरी बेटी की हम जमात थी, इसलिए मुझे तदफीन तक वहीं रुकना था। जब मैयत को उठाया गया, उस लड़की की माँ भिलक भिलक कर रोने लगी। इसकी माँ का रोना, तड़पना, सिसकना मेरे दिल को बेचैन किए हुआ था। वहाँ बैठी औरतें इसकी माँ जी की हालत पर अफसोस खा रही थी। जवान बच्ची की अचानक मौत ने माँ को पागल सा कर दिया था। रात को वो अच्छी भली सोई थी, लेकिन सुबह वो मर चुकी थी। किसी के तस्वर में भी ये बात नहीं थी कि ये सब हो जाएगा। खुदा खुदा करके ये वक्त गुजरा था और मैं अपने घर पहुंची। 2 दिन तो मैं ठीक से खाना भी ना खा सकी। फिर कुछ ही माह बाद मुझे ये खबर मिली कि इस लड़की की वालदा इस लड़की के गम को सह नहीं पाई और इससे भी इंतकाल हो गया। मुझे ये सुनकर बहुत दुख सा हुआ, लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ मैं इस वाक़े को भी भूल गई थी। न जाने किसने ये बात फैलाई थी कि मैं मुर्दे के कफन पर पर्ची बांध देती हूँ तो वो मर जाता है। इसलिए लोग मुझसे भी अब रासदारी से ये काम करवाने लगे थे, और मुझे इसके पैसे हज़ारों में मिलते थे। कभी कोई सास अपनी बहू से तंग आकर मुझसे ये काम करवाती, तो कभी कोई बहू सास के लिए, कभी कोई अपने मालिक के लिए, कभी सके भाई के लिए। भाई, मेरे घर के हालात अब काफ़ी बेहतर हो चुके थे। मुझे जो पैसे इस काम से मिलते, मैं इसे अपनी बेटी का जहेज़ बनाने लगी। बहुत कम अरसे में मैं अपनी बेटी के जहेज़ का सारा सामान खरीद चुकी थी। मेरी एक ही बेटी थी, वो मेरी थी, बहुत लाडली बेटी। कुछ ही माह बाद मेरी बेटी का बहुत अच्छी जगह से रिश्ता आया, और वो लड़का अच्छी नौकरी करता था, शहर से आया था। हमारे मोहल्ले में इसने अपना मकान खरीदा था। अभी अकेला, चंद माह में ही इसकी शराफत को देखकर हर शख्स अपनी बेटी का रिश्ता देना चाहता था, लेकिन उसने मेरी बेटी का रिश्ता मांगा था। कहने लगा मैं आप लोगों का सहारा बनना चाहता हूँ। मुझे इस नौजवान की बात बहुत अच्छी लगी। मैंने अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से की। पूरे गांव में ऐसी शादी किसी की नहीं हुई थी जैसे मैंने अपनी बेटी की थी। इसकी रुखसती के बाद मेरा दिल बेहद उदास हो गया था, क्योंकि बचपन से आज तक मुझसे एक रात के लिए बेलग नहीं हुई थी। बार बार मेरी आंखें नम हो रही थी, लेकिन जब मैंने उसे अगले रोज़ बेहद खुश देखा तो मेरा दिल पुरसकून सा हो गया। मेरी बेटी बेहद खुश थी। मैं भी मुतमईन होगी। मेरा दामाद बहुत अच्छा था। मेरी बेटी के साथ मेरा भी बहुत ख्याल रखने लगा। एक बार मैं अपनी बेटी से मिलने इसके घर गई तो वो बहुत चुप चुप सी थी। मैंने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तो मुस्कुराने लगी। कहने लगी कुछ भी नहीं अम्मी, सब ठीक है। न जाने मुझे क्यों ऐसा लग रहा था कि वो खुश नहीं, या शायद मियाँ बीवी में कोई झगड़ा हो गया हो।
میں نے اپنی بیٹی کو ہی سمجھایا تھا کہ وہ ذرا سی بات کو دل پر نہ لگا لیا کرے۔ آگے سے کچھ بھی نہیں بولی، بس خالی خالی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی، لیکن منہ سے کچھ نہیں بولی۔ میں واپس اپنے گھر آئی، لیکن میرا دل بڑا بے چین سا تھا۔ مجھے اپنی بیٹی کا اداس چہرہ آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ نہ جانے کیوں مجھے رات بھر نیند نہیں آئی تھی، لیکن اگلے ہی روز میرا داماد میری بیٹی کو میرے گھر لے آیا، ساتھ میں بہت سا پھل بھی لے کر آیا۔ میری بیٹی بھی خوش لگ رہی تھی۔ میں جلدی سے کھانا بنایا۔ میرا داماد کا رویہ بالکل بیٹوں جیسا تھا۔ کھانے کے بعد مجھ سے کہنے لگا، 2 دن سے آپ کی بیٹی مجھ سے ناراض ہے، کہتی ہے کہ میں اسے اپنے ساتھ شہر لے جاؤں۔ مجھے چند دنوں کے لیے شہر جانا ہے۔ میں نے کہا، اس سے وہ آپ کے ساتھ ہی رہ لے گی، بازید ہے کہ میرے ساتھ شہر جانا چاہتی ہے۔ مجھے اپنی بیٹی کی اداسی اور چپ رہنے کا سبب معلوم ہو گیا۔ میں نے کہا کہ بے شک تم اسے اپنے ساتھ لے کے جاؤ، اچھا ہے، شہر گھوم لے گی۔ میری بات پر میری بیٹی خوش ہو گئی۔ چند دن بعد ہی وہ مجھ سے ملنے آئی تھی، میرے گلے لگ گئی تھی، کہنے لگی، آج میں شہر جا رہی ہوں، پھر نہ جانے کب ملاقات ہو، کیونکہ ظفر کے کاموں کا کچھ پتہ نہیں کب ختم ہوں گے۔ میں نے اسے ڈھیروں دعائیں دے کر بھیجا تھا، نہ جانے کیوں وہ جاتے جاتے مجھے بار بار پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد تو میں اور بھی اداس ہو گئی تھی، کیونکہ پہلے تو محلے میں ہی رہتی تھی۔ جب بھی میں اداس ہوتی اپنی بیٹی سے ملنے چلی جاتی تھی، اب تو وہ دوسرے شہر میں تھی۔ میں اس کی واپسی کے دن گننے لگی، لیکن 1 ماہ کی بجائے 2 ماہ گزر گئے، میری بیٹی واپس نہیں آئی۔ ایک بار میری صبح آنکھ کھلی تو میرے گھر کے دروازے پہ کوئی دستک دے رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک نوجوان تھا، کہنے لگا کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، اسے غسل کروانا ہے۔ اس کے گھر غسل کروانے چلے گی۔ ابھی اس کے گھر میں مردوں عورتوں کا بہت رش تھا، کیونکہ سبھی رشتہ دار اور محلے والے ملنے آ رہے تھے۔ پھر وہاں کی عورتیں کہنے لگی کہ میت کو غسل دے دو۔ میں جیسے ہی غسل دینے لگی تو میرے سامنے ایک نقاب پوش لڑکا کھڑا ہو گیا، مجھ سے کہنے لگا کہ میں آپ کو ایک پرچی دوں گا اور وہ کفن میں باندھ دینا۔ میں نے کہا، تم ہو کون اور اپنا چہرہ کیوں چھپا رکھا ہے؟ وہ کہنے لگا، میرا چہرہ ایک حادثے میں جل گیا اور بری طرح جھلس چکا ہے، کوئی بھی اس کا چہرہ دیکھ نہیں سکتا، اس لیے وہ اپنا چہرہ چھپا کے رکھتا ہے۔ وہ پھر سے مجھے پرچی دے کر کہا، اسے کفن میں رکھ دو۔ میں نے کہا، میرے پیسے بہت زیادہ ہیں۔ وہ کہنے لگا، جانتا ہوں۔ اس نے مجھے ایک چیک دیا، 1,00,000 کا چیک اس نے مجھے دے دیا۔ میں تو اس نوجوان کی شکل دیکھتی رہ گئی، اتنے زیادہ پیسے تو مجھے آج تک کسی نے دیے تھے۔ میں بہت خوش ہو گئی، اس شخص کی مطلوبہ پرچی لی اور کفن میں باندھ دی۔ 3 دن بعد میرے داماد کا فون آیا کہ میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس خبر نے میرے دماغ کو ہی شل کر دیا۔ میں نے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو، ابھی چند دن پہلے ہی تو میری اس سے بات ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگا، رات کو وہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن صبح وہ نہیں اٹھی۔ میں یہ سن کر فون ہی میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے بار بار غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ آہستہ آہستہ سبھی افسوس کرنے آنے لگے۔ میرا دماغ میری بیٹی کی میت لے کر گھر پہنچا تو بہت رو رہا تھا۔ میری بھی بہت بری حالت تھی۔ میری بیٹی کی میت کو لے کر جانے لگے تو میں بلک بلک کر روئی تھی، لیکن وہ مجھے چھوڑ جا چکی تھی۔ میری چیخیں پورے محلے نے سنی تھی۔ میرا تڑپنا بلکنا بھی تو کام نہیں آیا تھا۔ میری بیٹی کی تدفین ہو گئی، میرا داماد گھر واپس آ گیا، سب لوگ واپس جا چکے تھے، بس میں اور میرا داماد ہی رہ گئے۔ وہ مجھ سے میری بیٹی کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ میں غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ ابھی چند دن پہلے میں نے جس نقاب پوش کو دیکھا تھا اس کی آنکھیں میرے داماد جیسی تھی، مجھے تو اب آواز بھی ویسی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا، تم چند دن پہلے میرے پاس نقاب میں آئے تھے، تم نے ہی پرچی مجھ سے کفن میں بندھوائی تھی؟ مسکرانے لگا، کہا، ہاں میں وہی ہوں۔ کہنے لگا، میں نے ہی یہ سب کیا ہے، پرچی آپ کی چہیتی بیٹی کا نام تھا۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور رونے لگی۔ میری بیٹی نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ وہ کہنے لگا، وہی جو میری بہن نے آپ کا کیا بگاڑا تھا۔ سارا میری بہن تھی جسے آپ نے اپنے تجربے کی بھیٹ چڑھا دیا۔ میں حیران اور پریشانی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، آپ ہی کا یہ کام ہے نا؟ میری بہن بھی مجھے بتاتی تھی کہ اس کی دوست کی ماں جس میت کے کفن میں جس کے نام پہ پرچی ڈالتی وہ مر جاتا، اور آپ میری بہن سے بہت جیلس تھی، اس لیے اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ آپ کی بیٹی سے زیادہ اچھا پڑھتی ہے، اس لیے
آپ اسے طنز بھی کرتی ہیں۔ جن دنوں میری بہن اور ماں کا انتقال ہوا میں بیرون ملک تھا، اس لیے پہنچ ہی نہیں پایا۔ یہاں آیا تو مجھے محلے والوں سے پتہ چلا کہ آپ نے ہی 4 دن پہلے ایک میت کے کفن کے ساتھ میری بہن کے نام کی پرچی ڈالی تھی۔ وہ پرچی میرے دوست نے میت کو قبر میں ڈالتے ہوئے کھول کر دیکھی تھی، اس لیے میں نے یہ سب ڈرامہ رچایا۔ آپ نے میری بہن کو کیوں مار ڈالا؟ اس نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ میری ماں بھی میری بہن کا صدمہ برداشت نہیں کر سکی۔ میرا ہنستا بستا گھر آپ نے برباد کر دیا۔ آپ اپنی بیٹی کو کھو کر کیسا لگ رہا ہے؟ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں ایسی تھی کہ پتھر کا مجسمہ بنی رہی۔ میرا غلط عمل آج میری بیٹی کی جان لے گیا، اور مجھے شخص یاد کرانے آیا تھا جس نے پہلی بار مجھے پیسوں کے لالچ دے کر کہا تھا کہ میں وہ پرچی کفن میں ڈال کر کچھ غلط عملیات پڑھوں جس کی وجہ سے وہ شخص مر جائے۔ میں پیسوں کے لالچ میں پڑ گئی تھی اور آج اپنی بیٹی کو کھو بیٹھی۔ تم ٹھیک ہی کہتے ہو کہ برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔